अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज की बड़ी खबर पर तज्जिया तबसरा करेंगे। बरतानिया से बैठकर पाकिस्तान में तशद्दुद, दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम फैलाने वालों के खिलाफ बरतानवी होम ऑफिस को पाकिस्तान की तरफ से ख़त लिखा गया है और ये मुतालबा किया गया है कि ऐसे अशख़ास के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मामला कुछ यूँ है कि कुछ ही दिन पहले बरतानिया के अंदर ब्रैडफोर्ड में एक एहतजाज हुआ, जिसका इस ख़त के अंदर हवाला भी दिया गया है। और उस एहतजाज के अंदर एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश की गई है। इस वीडियो को साथ भी इस ख़त में लगाया गया है और इस वीडियो में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल पर जानलेवा हमले से मुतल्लिक बयानबाजी की गई है, जिस पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है बरतानिया से। और ये कहा जा रहा है कि तहकीकात की जाए और मनतकी कार्रवाई की जाए इस मामले के ऊपर। यह भी कहा गया है ख़त के अंदर कि खामोशी की सूरत में दोनों ममालिक के ताउन और जो बाहमी एतमाद है उसके ऊपर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने अब से कुछ देर पहले डिप्टी हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में है बरतानिया के, उनको तलब भी किया, एहतजाजी मुरासला भी थमाया और इसके ऊपर कार्रवाई जल्द अज जल्द कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। इसी के ऊपर बात करते हैं कि बरतानिया पाकिस्तान के मुतालबे पर कार्रवाई क्या कर सकता है और क्या करेगा। हमें ज्वाइन करें सारी गुफ्तगू के लिए इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। एजाज से शुरू करते हैं। डिमाश की भी खबर एजाज ने हमें कुछ देर पहले बताई। एजाज, ये कहा जा रहा है तलाल चौधरी साहब की तरफ से ख़ास तौर पर, जिन्हें डिटेल्स भी बताई इस ख़त की, कि ना सिर्फ ये बरतानवी इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की खिलाफ वर्जी है बल्कि आर्मी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है और इजहार राय के ज़ुमरे में नहीं आता। हमें थोड़ा सा समझाइएगा कि ये क्या मुख्तलिफ है उन चीज़ों से जो पाकिस्तान माजी में बरतानिया से मुतालबा कर चुका है, उन कार्रवाइयों से? अगर है तो किस तरह से मुख्तलिफ है और उसके ऊपर बरतानिया क्या कर सकता है? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, एक तो डिमार्च हुआ है और डिमार्च के हवाले से आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक और वाक़े की ज़रूर मज़म्मत करना चाहूँगा। बरतानिया में ही कैम्ब्रिज के इलाके में कल बैरिस्टर शहजाद अकबर के ऊपर हमला किया गया है किसी नामालूम शख्स की तरफ से। अभी उसकी तहकीकात नहीं हुई या पता नहीं चला कि इस हमले के पीछे कौन था, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसकी हम सबको मज़म्मत करनी चाहिए। अब आते हैं आपके इस मामले के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान और बरतानिया के जो सफारती ताल्लुकात हैं इस वक्त अपनी लोएस्ट के ऊपर हैं, यानी कि एक होता है ना दोनों के दरमियान ताल्लुकात की गर्मजोशी अरूज के ऊपर होती है। यहाँ पर दोनों में जो तनाव है वो अरूज के ऊपर है और ये जो तनाव है वो आज के डिमार्च से रिफ्लेक्ट होता है। ये तनाव चलता आ रहा है और ये कब से चलता आ रहा है? ये तनाव चलता आ रहा है जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बरतानिया में एहतजाज हुए हैं और उन एहतजाजों के जवाब में पाकिस्तान ने एक तवातर के साथ बरतानिया को ख़त लिखने शुरू किए। इनफॉर्मली बरतानिया की जो हाई कमिश्नर हैं जेन मेरियट, उनको बताया गया और जो सफारतखाने के जो दीगर लोग हैं उनको बताया गया और दोनों के दरमियान एक खिंचाव और तनाव की कैफियत है। दूसरी तरफ ये हम पाकिस्तान साइड से बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान साइड से है। दूसरी तरफ बरतानिया के पास भी कुछ शिकायतें हैं और वो शिकायतें ये हैं कि कुछ लोग हैं जो बरतानिया में जिनको बताया जाता है कि वो कॉन्विक्ट हुए हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके केसेस अभी ट्रायल में हैं लेकिन वो पाकिस्तान को वापस भेजना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो बरतानिया में नौजवान लड़कियां वो रेप हुई, उनमें मुबैना तौर पे मुलव्वस पाए जाते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को ये लोग जो हैं वो वापस कर दें, लेकिन पाकिस्तान उनको वापस लेने पर मेरी इतलात के मुताबिक तैयार नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि ये उधर ही पले बड़े हैं, ये आपके ही शहरी हैं, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एक तनाव जो है दोनों तरफ से एक चल रहा है। अब इस तनाज़र में ब्रैडफोर्ड का वाक़या होता है और ब्रैडफोर्ड के वाक़े में जो सबसे काबिल एतराज़ बात जो आती है वो है जान से मारने की धमकी। फिर एक कार बम का जिक्र जो इस बात का इजहार करता है कि ये जो सियासी दायरा-कार से निकलकर जो सियासी और जमहूरी जो जद्दोजहद है उससे निकलकर ये जो मामलात हैं बाज़ लोग इसे वायलेंस तक पहुंचाना चाहते हैं और पाकिस्तान में इश्तियाल की एक ऐसी फ़िज़ा पैदा करना चाहते हैं जिसमें खुदा न खास्ता कोई, उनकी ख्वाहिश ये है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जो कि ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में हो। पाकिस्तान में जैसी तैसी जमहूरियत है लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो कोई जमहूरियत नहीं है।
اعلان وہاں پر جمہوریت نہیں ہے. یہاں پر تو کم از کم یہ ایک جسے کہتے ہیں نا اہتمام حجت تو ہے کہ اعلان ہے, پارلیمنٹ ہے. نارتھ کوریا میں بھی اس طرح کا واقعہ کوئی بھی قابل قبول نہیں کرے گا. اس طرح کا واقعہ میانمار میں بھی کوئی قابل قبول نہیں کرے گا. اب یہ معاملہ ہوا ہے, اس کے اوپر پاکستان نے ڈیمارش کیا ہے. جو نائب اور قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر ہے, کیونکہ جین میریئر جو ان کی ہائی کمشنر ہے بڑی جسے کہتے ہیں ویل کنیکٹڈ ہیں, بڑی اچھی ڈپلومیٹ ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جین میریئر جو ہیں وہ کسی زمانے میں جرنلسٹ بھی رہی ہیں اور وہ وار کورسپونڈنٹ بننا چاہتی تھی جب وہ اوائل عمری میں تھی. بٹ سر تھوڑا سا ہمیں یہ پرسپیکٹو میں ڈالیے گا نا کہ اب یہ جو ضرورت سمجھی گئی ہے آگے بڑھ کر انگیج کرنے کی کارروائی کے لیے برطانوی حکومت کو, یہ کتنی اس کی اہمیت ہے اور اس کے اوپر کیا کوئی کارروائی بھی ہوگی؟ کیونکہ ماضی میں بہت ساری دیگر معاملات کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ برطانیہ کو لکھا گیا لیکن کارروائی نہیں ہوئی. دیکھیے بہت سارے جو معاملات ہیں پاکستان کی طرف سے احتجاج کیا جاتا ہے, اور پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے جب سوشل میڈیا کے اوپر کچھ چیزیں آتی ہیں تو غصے کا اظہار بہت کیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے کوئی گالی دے دی, یا فلاں نے کوئی ایسی باتیں کر دی جو قابل اعتراض ہیں. یہ برطانیہ کے قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتی. وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کا اور فریڈم آف میڈیا وہاں پر ہے, فریڈم آف ایکسپریشن شہریوں کو موجود ہے, اس میں وہ آزاد ہیں, وہ جو بھی کریں. لیکن جب وائلنس آتا ہے بیچ میں اور جب غلط بیانی آتی ہے, جھوٹا کوئی الزام آتا ہے, تو وہاں پر ان کا جو قانون ہے وہ حرکت میں آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈیمارش کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ برطانوی حکومت یا برطانوی سفارتکاروں کے ساتھ ڈیمارش کر کے یہ کوئی صائب طرز عمل نہیں اپنایا گیا. جن لوگوں نے وائلنس کی بات کی تھی, آپ برطانیہ کی عدالت میں جاتے, وہاں پر لوکل وکیل ہائر کرتے, وہاں پر ان کے خلاف کیس کریں. اور برطانوی قانون نے ماضی میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں جھوٹ کے اوپر, غلط بیانی کے اوپر, وائلنس پروموٹ کرنے کے اوپر وہاں پر سزائیں ہوئی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ نے ڈیمارش کیا تو دونوں ملکوں کے درمیان جو تناؤ کی کیفیت ہے اس میں اضافہ ہوا. برطانیہ کی پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ اس دور سے ہے جب وہ یہاں پر تھا, اور ہمارے برطانیہ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پہلے میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت کیوں ضرورت یہ سمجھی گئی کہ کارروائی کی جائے, اتنا سخت ایکشن لیا جائے اس چیز کے اوپر. بھٹی صاحب آپ ہمیں ذرا سمجھائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو کارروائی ہوئی ہے یہ مختلف ہے جو پچھلی ساری کارروائیاں ہوئی ہیں, اور کیا اس کے اوپر آپ کے خیال میں کارروائی کرے گا پھر برطانیہ؟ پہلی بات میڈم شیخ وہی جو اعزاز نے کی کہ شہزاد اکبر پر جو حملہ ہوا, دکھ ہوا اس کا. کوئی بھی جتنا بھی مخالف ہو, میرا بھی ہو خواہ, اور رائے سے اختلاف ہے مجھے رہتا ہے ان سے, لیکن جس طرح ان کے گھر میں گھس کر اور جس طرح مارا گیا, افسوس ہوا اور تکلیف ہوئی. دوسری بات آپ کا میڈم شیخ جو سوال ہے, جی مجھے تو یہ مختلف لگتا ہے. مختلف اس لیے لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ جان سے مارنے کی دھمکی ہے, اور یہ جان سے مارنے کی دھمکیاں, تشدد اور عدم استحکام پر ابھارنا, یہ قابل مذمت بھی ہے, افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ برطانیہ کو کارروائی کرنی چاہیے, اور میرا خیال ہے برطانیہ کارروائی کرے گا, کیونکہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے میڈم شیخ. یہ نہ آزادی اظہار رائے کے خانے میں فٹ ہوتا ہے, نہ یہ سیاسی اختلاف ہے, نہ نارمل اور روٹین کا معاملہ ہے کہ اسے کوئی حکومت نظر انداز کر سکے. میڈم شیخ ہم ماضی میں ہم بھگت چکے ہیں کہ ایک تقریر, ایک تحریر اور ایک جھوٹے اور من گھڑت پروپیگنڈے پر کئی بعد میں ماورائے آئین, ماورائے قانون چیزیں ہوئیں اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. اور اگر آپ سوچئے مثال کے طور پہ کہ اگر ہماری سرزمین سے, مطلب یہاں سے ایسی چیزیں ہو رہی ہوں, برطانیہ میں عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہو یا کہا جا رہا ہو, یہاں سے برطانیہ میں تشدد کو ابھارا جا رہا ہو, یہاں سے کسی برطانوی اعلیٰ عہدیدار کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہو اور ترغیب دی جا رہی ہو, تو کیا برطانیہ ہم سے رابطہ نہیں کرے گا؟ اور کیا جب برطانیہ ہم سے رابطہ کرے گا تو ہم اس پر کارروائی نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. ابھی کچھ عرصہ پہلے میڈم شیخ جو برطانیہ میں غلط خبر پھیلی تھی
جس کے بعد برطانیہ میں فسادات ہنگامے پھوٹ پڑے اور برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس جھوٹی خبر کا موجد جو ہے وہ ایک غیر معروف پلیٹ فارم سے ایک فری لانس صحافی ہے جو پاکستان میں ہے، تو اس پر کیا ہم نے کارروائی نہیں کی تھی؟ کیا اس پر ہم نے ایکشن نہیں کیا تھا؟ تو میرا خیال ہے بالکل ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، تشدد پر ابھارتے ہیں اور عدم استحکام پھیلاتے ہیں، کیونکہ جو موجودہ حالات ہیں پاکستان میں، جو سیاسی عدم استحکام ہے جہاں جو نفرت و تقسیم ہے، اس میں یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. تو ان ایسے لوگوں کو شناخت کرنی چاہیے، انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور برطانیہ کو اس پر ضرور ایکشن لینا چاہیے. میں ایک ایڈ کر دوں. جی اعزاز، بالکل. علینا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ برطانیہ کو ضرور ایکشن لینا چاہیے، پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر کمپلیننٹ ہونا ضروری ہے، وہاں پر کوئی بھی فائل کرے. یہاں پر بھی پاکستان میں بھی وکٹم بیٹھ کے کمپلین فائل کر سکتا ہے، برطانوی لا ہے. اور پھر ان کا کرمنل تھریٹس ایکٹ ہے 1977 کا، جس میں کوئی بھی شخص کسی کو مارنے کی دھمکی اگر دے گا تحریری طور پر یا زبانی طور کے اوپر، تو اسے اپ ٹو 10 ایئرز سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ان کا لا ہے. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ جو برطانیہ کی سرزمین سے دھمکی دی گئی، وائلنس کی بات کی گئی، یہ غلط ہے. اس کے اوپر ضرور کارروائی ہونی چاہیے اور ہمیں متعلقہ جو عدالت ہے یا متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر جا کر فائل کرنی چاہیے تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک احتجاجی مراسلہ جاری کر دیا برطانوی حکومت کو. نتیجہ کیا ہوگا کہ پاکستان اور برطانیہ کے جو تعلقات ہیں جو بڑے ضروری ہیں، ہمیں چاہیے تھا قانون کے مطابق وہاں پر پولیس بریڈ فورڈ پولیس سے جا کے رابطہ کریں. کارروائی کرنے کا کہتے ہیں، لیکن طریقہ کار جو آپ کے مطابق اپنایا گیا ہے وہ غلط ہے. محمد علی صاحب سے ذرا پوائنٹ کلیریفائی کرتے ہیں یا ان کی رائے جانتے ہیں اس کے اوپر. محمد علی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے مطالبے کے اوپر برطانیہ کارروائی کرے گا؟ دوسرا یہ اعزاز سید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے شاید وہ موضوع نہیں تھا. میری رائے اس پہ یہ ہے کہ جو پاکستان نے سرکاری سطح پہ سفارتی ذرائع سے ایک باضابطہ طور پہ ان کی حکومت کو آگاہ بھی کیا ہے، اسٹرانگ پروٹیسٹ بھی کیا ہے، ڈیمارش بھی کیا ہے، یہ سفارتی ضوابط کے عین مطابق ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں اعزاز صاحب کی کہ شاید یہ کافی نہیں ہے. مطلب آپ نے تشویش کا اظہار کر دیا اور مذمت کر دی اور ڈیمانڈ کر دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک فیصلہ کن انداز میں قانونی اور باضابطہ طور پہ کوئی اقدام چاہتے ہیں ان افراد کے خلاف جو کہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی ریاست اور فوج اس کی قیادت کے خلاف اتنے سخت دھمکیاں دے رہی ہیں، ان کی جان کو تھریٹ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ری انفورس کرنا چاہیے. پاکستان کا جو دفتر خارجہ وہاں اور جو ہماری ایمبیسی وہاں یا ہائی کمیشن جو لنڈن میں موجود ہے، وہ وہاں پہ برطانیہ کے قانون کے مطابق وہاں کا بھی کوئی اچھی لا فرم کو انگیج کر سکتے ہیں اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک پاکستانی شہری یا افسر یا آفیشل کے خلاف آپ کی سرزمین سے برطانوی قانون کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. کسی ملک کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی دوسرے ملک کے خلاف جان کی دھمکیاں دیں اور اس طرح کے تھریٹس کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہائی کمیشن ہے لنڈن میں، وہ ایک مؤثر ایک اچھے وکیل کو کر کے وہاں پہ کیس فائل کر سکتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار کے حق کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف دھمکیاں دینے کے لیے، تھریٹس کرنے کے لیے، لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے. اور خود برطانیہ کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں، کیونکہ وہاں بھی تو انہوں نے پیس آرڈر مینٹین کرنا ان کی قانونی ذمہ داری ہے، تو وہاں کے لوگوں کو بھی چاہے وہ برطانوی شہری ہی کیوں نہ ہو، ان کو یہ حق حاصل تو نہیں ہے برطانوی قانون کے مطابق کہ وہ دیگر ممالک کی خلاف جان لینے کی دھمکیاں دیں. تو برطانوی قانون کے مطابق بھی ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. اور جس طرح کہا بھی گیا اور میں بالکل متفق ہوں، جس طرح بریگیڈیئر راشد کا جو کیس تھا اور عادل راجہ کا جو کیس تھا، اس میں برطانیہ کے ہائی کورٹ نے بڑا سخت موقف اپنایا ہے. ان کو 3,10,000 پاؤنڈ کی سزا دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جناب آپ
अपने एक महीने तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है इसकी अपॉलॉजी भी शाया करें। तो मैं समझता हूँ इसी किस्म का कदम इस सूरत हाल में भी उठाना चाहिए। इसमें तो वो कोई ब्रिगेडियर को तो नहीं, वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये अपने गम गुस्से का इजहार और फॉर्मली उनकी हुकूमत को आगाह करना और इंक्वायरी और स्ट्रॉन्ग एक्शन डिमांड करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिक एक्शन है, लेकिन इस पे मौसर कार्रवाई उसी वक्त हो सकेगी जबकि इस डिमांड के साथ साथ वहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी की जाए बरतानवी कानून के मुताबिक, और उसको भी उसी तरह सजा दी जाए जिस तरह उन अफराद को जिस तरह आदिल राजा के केस में की गई है। लेकिन मोहम्मद अली साहब फिर ये बताइएगा कि ये आई एम श्योर पाकिस्तान ने भी सब कुछ सोचा होगा, ख़त लिखने से पहले मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया गया होगा, फिर ये क्या वजह है कि पाकिस्तान ने उस रूट की जगह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और होम ऑफिस को लिखने का रास्ता अपनाया? भाई उन्होंने आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा ना अभी। अच्छा। देखेंगे तो कर देंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप खबर बता रहे हैं या आप वैसे ही अपना तज्जिया कर रहे हैं? क्या आप ये पाइपलाइन में है कि आप केस भी दायर करने जा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप ये क्यों समझती हैं कि हुकूमत और रियासत हर चीज जो है वो हर वक्त सोच रही होती है, वरना फिर आपका और मेरा तज्जिया कौन सुनेगा? ओहो सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एजाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद अगला सवाल करते हैं। मैंने मोहम्मद अली साहब की बात बड़े गौर से सुनी है। उन्होंने जो बात की है बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान को वहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मेरा एक नुक्ता है, हम बरतानिया से अपने ताल्लुकात क्यों ख़राब कर रहे हैं? अब देखिए वहाँ पर बरतानिया की सरजमीन में पूरी दुनिया के डिसिडेंट्स वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर एक एहतजाज होता है, पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल अकाउंट से वहाँ पर बंदे इकट्ठे करती है। बंदे इकट्ठे करने वाले होने वाले कौन है? वो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी बरतानवी है? बरतानवी नियाद पाकिस्तानी है, यही है ना। वो एहतजाज करते हैं जिसमें कुछ लोग बड़ी ही गैर जिम्मेदारी और गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, कानून की खिलाफवर्जी करते हैं। हमारे वो मुल्ज़म है, बरतानवी कानून के वो मुल्ज़म है, विक्टिम हम हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना जिन्होंने ये जुर्म किया, जिन्होंने कानून तोड़ा। हम इसमें जो जिसे कहते हैं ना रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, हम इसमें बरतानवी गवर्नमेंट को इस तरह शामिल कर रहे हैं जिस तरह बरतानवी हुकूमत ने ये करवाया। बरतानवी हुकूमत ने तो ये काम नहीं करवाया। आप बरतानवी हुकूमत को जरूर कहें कि जी ये देखें ये कानून तोड़ा गया है, आप जाकर कानूनी रास्ता इख्तियार करें, लेकिन हम बीच में बरतानवी हुकूमत को भी बीच में शामिल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के जवाब ले लेते, फिर मैं आपसे जरा वजह पूछूं, आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं मोहम्मद अली साहब? देखिए मुख्तसर मेरा जवाब ये है कि मेरी राय थोड़ी सी शाह साहब से मुख्तलिफ इस हवाले से है कि देखिए इसमें कोई कबाहत नहीं है और इससे कोई बरतानिया के पाकिस्तान के साथ बड़ी करीबी और देरीना ताल्लुकात हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जो है ना ताल्लुकात वो कई जिहतों पर मबनी है। मिलिट्री लेवल पे, मिलिट्री टू मिलिट्री हमारी हाईएस्ट लेवल पे बहुत अच्छे क्लोज ताल्लुकात हैं। हमारे इंटेलिजेंस लेवल पे भी क्लोज ताल्लुकात है, हमारे सफारती सतह पे क्लोज ताल्लुकात है, डायस्पोरा के लेवल पे भी है, इकोनॉमिक लेवल पे भी है, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी है। तो सिर्फ बरतानिया के नायब नाज़िमुल उमूर को तलब करके ये डिमांड करना कि जी आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इनको रोकें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, मैं नहीं समझता कि अब हम कोई कॉलोनियल दौर में तो नहीं रह रहे। हम किसी भी मुल्क के रियासत के सफीर को तलब करके ये कह सकते हैं और उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। और मैं इस बात पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा शाह साहब से कि ये सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर धमकियां नहीं लगाई, उन्होंने बरतानिया का कानून भी तोड़ा है, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क का कानून ये इजाजत नहीं देता कि जनाब आप किसी दूसरे मुल्क के लीडर के खिलाफ, फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ इस तरह की इश्ताल अंगेज बात करें, धमकियां दें और फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करें इश्ताल आने में, और खुद बरतानवी शहरियों को आप इंस्टिगेट और प्रोवोक कर रहे हैं और उनको मोबिलाइज और इनकरेज कर रहे हैं कि दूसरे मुल्क के खिलाफ जो है नफरत का इजहार भी करें, उस पर हमले की तैयारी करें और उसके लिए उनकी हौसला अफजाई करें। तो उनके खिलाफ बरतानिया के कानून के मुताबिक भी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इसका मुस्तनद और मुस्तकिल हल भी निकाला जा सके। अच्छा, एक और चीज़ कानूनी तौर पर अगर आप इस पर रहनुमाई कर सके, न सिर्फ जिन्होंने ये नारे लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई का कहा जा रहा है, बल्कि एक मखसूस अकाउंट है जो PTI UK से जिसका ताल्लुक है, उसके खिलाफ कार्रवाई का भी कहा जा रहा है। तो मोहम्मद अली साहब ये किस तरह से शेप आउट करेगा? क्या अकाउंट के ऊपर ये कार्रवाई होगी इंस्टिगेशन के लिए, या फिर इनफरादी हैसियत में इसको देखा जाएगा?
देखिए, मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब इसमें केस फाइल किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम, क्योंकि अभी सबूत जो है पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे वो लोग जो कि इन्वॉल्व थे उनके बयानात और वो तमाम शवाहिद और सबूत बरतानिया की हुकूमत के हवाले किए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि पहली स्टेज पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बरतानिया की हुकूमत खुद अपने शहरियों को अपने कानून के मुताबिक पाबंद रखेगी और उनके अपने कानून के मुताबिक भी अगर वो इस तरह की इश्ताल अंगेज कार्रवाई करते हैं जो डिसरप्शन और पीस एंड ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करती है तो वो खुद भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं करती तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास सेकंड ऑप्शन मौजूद है कि हम कानूनी सतह पे पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वो किसी लॉ फर्म को एंगेज करके वहाँ पे भी ये कार्रवाई की जा सकती है और लीगली भी इसको परसू किया जा सकता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई आइदर और की बात नहीं है, बल्कि इन दोनों चीज़ों को हमारी एक लीगल स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, फ़खर दुरानी साहब का तज्जिया तबसरा भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने बरतानिया से जो कार्रवाई का मुतालबा किया है खत लेकर, उसके ऊपर तज्जिया तबसरा कर रहे हैं हम। फ़खर दुरानी साहब, आप कहिएगा, क्या समझते हैं क्यों ज़रूरत पेश आई पाकिस्तान को हुकूमत टू हुकूमत राब्ता करने की इस सिलसिले में? ये कितना अहम है, कितना ज़रूरी है और इसके ऊपर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा बरतानिया की तरफ से? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये है कि ये मामला इंतहाई संगीन है। ये जिस तरह से बाकी एजाज सैयद साहब ने भी या इरशाद भट्टी साहब, मोहम्मद अली साहब, इन सब ने भी डिस्कस किया है, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो संगीन जो वायलेंस की धमकियाँ दी जा रही हैं ये उसी तरह का ही बिल्कुल इसकी जो रिजेम्बलेंस है जिस तरह 9 मई से पहले वाक़यात बनाए गए थे और ख़ास तौर के ऊपर वायलेंस के हवाले से पहले भी लोगों को इंसाइट किया गया था और उसके बाद जो नतीजा निकला था 9 मई की सूरत में निकला था। अब भी मैं समझता हूँ कि ये उसी को प्रीएम्प्ट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये जो रिएक्शन दिया जा रहा है, कुछ जो एजाज सैयद साहब बात कर रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, डिमार्श वाला नहीं होना चाहिए था, अदरवाइज़ ये बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, जो बरतानिया का कानून है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि एक बड़ा ही लेंथी और इसके ऊपर महीने क्या बल्कि साल भी लग सकते हैं एक्सट्राडिशन के हवाले से, इस तरह के जो भी लोग होते हैं इन्वॉल्व उनको वापस पाकिस्तान लाने के हवाले से। अगर हम थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, जो बरतानिया के जब उनकी अपनी कोई कानून की वायलेशन होती है तो वो फौरी तौर के ऊपर बगैर कोई ताखीर किए वो पाकिस्तानियों को एक्स्ट्राडाइट भी कर देते हैं और जो हुकूमत पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लेवल पे या जिस तरह से भी दबाव में डाल के वो उनको वापस भेजते हैं। अभी रिसेंटली अगर डाटा देखें तो 2025 में जून तक सिर्फ 6 महीने में 336 पाकिस्तानी असाइलम सीकर्स को इन्होंने वापस भेजा है बरतानिया ने। तो ये अगर बरतानिया की अपनी मर्जी होती है तो वो पाकिस्तान को जो भी उनकी तरफ से वो अपनी बातें मनवा लेता है, लेकिन जो पाकिस्तान के अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर उसमें वही उनका जो कानूनी एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है। ख़ासतौर पे अगर देखा जाए जो एक्सट्राडिशन के हवाले से, एक तो पाकिस्तान और बरतानिया का कोई एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो डील करना पड़ता है, हर केस टू केस के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें फिर प्रोसेस जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली जो वज़ीर दाखिला है वो बरतानवी हुकूमत के पास गए, उन्होंने कुछ लोगों के हवाले से तमाम तर शवाहिद और तमाम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब कुछ दिया। उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि होम ऑफिस वो उसको एग्जामिन करेगा, रिव्यू करेगा कि आया ये एक केस बनता है एक्सट्राडिशन का या नहीं बनता, और अगर ये केस बनता है तो फिर उसके बाद वो वेस्टमिनिस्टर जो कोर्ट है उसके पास रेफ़र किया जाएगा, वो जज फिर डिसाइड करेगा। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जज ये डिटरमिन करता है कि आया इस शख्स को जो मुल्क है उसको जो मांग रहा है उसकी एक्सट्राडिशन के हवाले से उसको हवाले किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। पहला तो वो ये देखते हैं कि आया ये कोई बरतानवी लॉ को तो इसको वायलेट नहीं कर रहा, और दूसरा ये कि कोई वायलेंस और उसके हवाले से उसकी जान को तो खतरा नहीं है, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी वो गौर करते हैं कि अगर इसको एक्सट्राडाइट किया गया उसके खिलाफ कोई वायलेंस, उसके ऊपर कोई तशद्दुद तो नहीं किया जाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर बरतानवी कोर्ट जो है वो फैसला करता है कि इस शख्स को वापस किया जाना चाहिए या नहीं किया। कता कलामी की माजरत, भी मामला रुकता नहीं है, फिर उसके बाद कता कलामी की माजरत, आप अपना पूरा जो आर्गुमेंट है वो एक्सट्राडिशन यानी हवालगी के ऊपर बेस कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने इनकी एक हवालगी का मुतालबा किया है? पाकिस्तान तो कार्रवाई कह रहा है ना।
देखें ये एक डिफरेंट केस है। मैं एक आपको बता रहा हूँ कि एक इसके अलावा भी जो मामला है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ और लोगों का मुतालबा किया, तो ये जो एक कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करना या उसके साथ साथ हवालगी का मुतालबा करना, क्योंकि ये पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इनके खिलाफ बरतानिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाई जो है वो लाजमी है। तो इस वजह से ये मैं समझता हूँ कि ये एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक सख्त रिएक्शन दिया गया है। जहाँ तक बात है जो दरख्वास्तें हैं उसको इग्नोर किया है, उसकी बुनियाद पे अब ये पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग जो है वो रिएक्शन देना पड़ा है डिमार्च की सूरत में, और ये बिल्कुल दुरुस्त जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर दरानी साहब, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।